सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन बैच के गेम चेंजर सीरीज में। आप सभी को पता होना चाहिए ये सीरीज हम एसएससी एमटीएस 2025 के लिए कर रहे हैं। इसमें डेली यानी कि वीक में 3 हमारे लेक्चर आते हैं जिसमें हम 20 मिक्स्ड जीके के क्वेश्चंस करते हैं। आज इस वीक का पहला लेक्चर है, एक इसके बाद वेडनेसडे को आएगा, फिर उसके बाद फ्राइडे को आएगा। 3 लेक्चर हम लास्ट वीक में ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये जो 20 मिक्स्ड जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके न्यू बेंडर पर बेस्ड हैं। इनमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो टफ कर रहे हैं, हार्ड लेवल का कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम वही क्वेश्चंस वही टॉपिक कर रहे हैं जो हमने अर्जुन बैच का जो वन शॉट कराया है उसमें नहीं किया है। तो ये समझ लो अर्जुन बैच का वन शॉट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्जुन बैच का वन शॉट देखने के बाद आप इस सीरीज़ को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है टफ है, हार्ड है। ठीक है, तो अर्जुन बैच आप बेसिक वहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर लोगे। और जो आपका नया बेंडर जिन टॉपिक से सवाल पूछ रहा है जो हमने अर्जुन बैच के वन शॉट में नहीं किया है वो हम इस सीरीज में कर लेंगे। कहने का मतलब है एमटीएस 2025 के लिए आप अर्जुन बैच के वन शॉट कर लो और साथ में ये जो हमारी गेम चेंजर सीरीज चल रही है इसको फॉलो कर लो। ये दोनों मोर देन इनफ हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और देखो ज़्यादातर हमारी जो चीज़ें रहती हैं ज़्यादातर मैं आपको इंग्लिश में कन्वे करता हूँ तो हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है, लेकिन जो हम पीडीएफ देते हैं वो पीडीएफ आपको हिंदी में अलग मिलती है, इंग्लिश में पीडीएफ अलग मिलती है। तो डिजिटल पीडीएफ रहती है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसकी पीडीएफ कैसे एक्सेस कर सकते हो वो वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरिया प्रोडक्शन इन इंडिया। यूरिया प्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर यूरिया इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज फुली सेल्फ सफिशिएंट इन यूरिया प्रोडक्शन, कि अगर नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया का यूज होता है। उसके बाद हमारा जो देश है वो यूरिया प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट है। ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर कौन सा गलत है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को बताएं। पहले थोड़ा सा हम फर्टिलाइजर्स के प्रकार पढ़ देते हैं, क्योंकि देखो आपका जो नया बेंडर है वो इस तरह से सवाल इंडस्ट्री बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री और खासकर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। तो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। अगर हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा देश, जो देश दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उनमें से एक है। तो कभी अगर स्टेटमेंट बना के दे दे आपको तो पता होना चाहिए इंडिया क्या है आपका। इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करता है, consumers, one of the largest consumers of fertilizers in the world। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखिए नाइट्रोजीनस बेस्ड फर्टिलाइजर्स, या नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स पढ़ लिख सकते हैं, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स। अगर हम नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका यूरिया। कहने का मतलब है नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स का मतलब ये हो गया कि जिसमें नाइट्रोजन की जो वैल्यू है, जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करते हैं यूरिया की तो यूरिया हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला एक फर्टिलाइज़र है। और अगर हम बात करते हैं क्या इंडिया इसमें सेल्फ रिलायंट है, तो इंडिया भाई फुली सेल्फ रिलायंट नहीं है। ठीक है, अगर हमारा मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये, मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड दोनों लिख लो, प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपका ये फुली सेल्फ रिलायंट नहीं है भारत यूरिया में। ठीक है, नॉट फुली सेल्फ रिलायंट, नॉट फुली सेल्फ रिलायंट।
तो अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कौन सा है, आपका यूरिया है। बट यूरिया में इंडिया फुली सेल्फ रिलायंट नहीं है उसके प्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप गांव से हो तो यूरिया बहुत लगाया जाता है खेतों में, बट एक फर्टिलाइज़र होता है जिसको डीएपी बोलते हैं, वो शायद कम लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा यूज़ तो यूरिया होता है, फिर उसके बाद जो कि नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स है। फोस्फेटिक की बात करते हैं तो डीएपी हो गया, और जो आपके एनपीके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो उसमें आपका फोस्फेटिक होता है, ठीक है। उसके बाद इतना ही याद रखो। इसमें भी अगर हम बात की जाए, अगर यूरिया वगैरह या जो फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, इंडिया इसमें भी क्या है, सेल्फ रिलायंट नहीं है फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के। अगर उसमें देखते हैं, इसमें भी इंडिया क्या करती है, जो आपका रॉ मटेरियल होता है ना, उसको इंपोर्ट करती है। कहाँ से, जैसे रॉ मटेरियल में अगर कभी पूछे कि क्या क्या करती है, जैसे रॉक फॉस्फेट हो गया, रॉक फोस्फेट हो गया, ठीक है। और आपका रॉक फॉस्फेट हो गया। एक और चीज़ है जो इंपोर्ट कर रही है, अभी इंपोर्ट करती है, अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में भी इंडिया फुली सेल्फ रिलायंट नहीं है। कुछ रॉ मटेरियल हैं, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फ्यूरिक एसिड, ये इंडिया दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है। इसका भी मतलब है कि इसमें भी इंडिया आपकी फुली सेल्फ रिलायंट नहीं है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम तीसरे तरह के अगर फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड टाइप है हमारा पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। और अगर हम पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करते हैं तो ये समझो कि हमारे भारत में पोटेशियम की रिजर्व है ही नहीं, इंडिया पूरी तरह से इसे इंपोर्ट करता है। तो इंडिया बिल्कुल भी सेल्फ रिलायंट, इंडिया आपका पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है पोटास के मामले में। तो यहाँ पर इंडिया आपका इसमें भी पोटेशियम फर्टिलाइजर्स में भी नॉट फुली क्या, बिल्कुल भी सेल्फ रिलायंट नहीं है, नॉट सेल्फ रिलायंट, नॉट सेल्फ रिलायंट। इसका मतलब अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे यूरिया पूछा, अगर फर्टिलाइजर्स के बारे में भी बात की जाए कि क्या फर्टिलाइजर्स के मामले में इंडिया फुली सेल्फ रिलायंट है या सेल्फ रिलायंट है, तो आप बोलो कि भैया नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलो अगर हम थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे आप ये बताओ कि फर्टिलाइजर्स का जो कंजम्पशन है, जो फर्टिलाइजर्स का यूज होना शुरू हुआ, वो कब से हुआ। देखो फर्टिलाइजर्स बहुत टाइम से यूज हो रहे थे, अभी फर्टिलाइजर्स का जो एकदम से बूम आया, एकदम से जो तेज़ी से यूज होना शुरू हुआ, तो भाई जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी ना, और जब हम एग्रीकल्चर कर रहे थे तो वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो मैं उसे डेप्थ में तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वन शॉट में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। जो हम ऑलरेडी कर गए हैं उनको नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि ग्रीन रिवोल्यूशन आपका जब आया था, तो उससे पहले जो फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा था बहुत कम हो रहा था, ठीक है। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद आपका फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है, एक तो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका कंजम्पशन बढ़ता है फर्टिलाइजर्स का। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स के मामले में टॉप कंट्रीब्यूटर कौन है, तो आपका गुजरात कौन है, टॉप कंट्रीब्यूटर है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ध्यान रख लेना, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है आपका नया वेंडर। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन मार्केट, कार्बन मार्केट के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा यहाँ पर गलत है। तो हम स्टेटमेंट को पढ़ें, थोड़ा सा हम कार्बन मार्केट के बारे में पढ़ लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन मार्केट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कार्बन मार्केट के बारे में बात करते हैं तो कार्बन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप कार्बन क्रेडिट्स को बेच सकते हो या खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, वेयर
कार्बन क्रेडिट where carbon credit are both एंड सेल, जहाँ पे कार्बन क्रेडिट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये कार्बन क्रेडिट होता क्या है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है, वन कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी ने जो वो CO2 रिलीज कर रही थी, उसने 1 टन CO2 अगर रिड्यूस कर दिया तो उसको एक कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक कंपनी है जो कि यहाँ पर CO2 रिलीज कर रही थी, उसने क्या करा, एक सोलर पैनल इंस्टॉल करा लिया। ठीक है। अभी तक वो किस पे थी, फॉसिल फ्यूल्स पे थी। सोलर पैनल इंस्टॉल करा लिया जिससे कि जो उसका कार्बन इमिशन था वो 10 टन से कम हो गया। जब उसका 10 टन से कम हो गया तो कहने का मतलब है उसको कितने कार्बन क्रेडिट मिले, 10 कार्बन क्रेडिट पॉइंट मिले यहाँ पे। अब इन 10 कार्बन क्रेडिट को वो दूसरी कंपनी को बेच सकती है जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है। ठीक है। जो ज़्यादा कंपनी जो जो कंपनी ज़्यादा पॉल्यूशन कम कर रही है उसको ये क्रेडिट बेचे जा सकते हैं। तो कार्बन मार्केट का मतलब है जो कंपनी कम पॉल्यूशन कर रही है, मतलब कि अपना इन्वायरमेंट को सेव कर रही है, कार्बन क्रेडिट अर्न कर रही है, तो वो अपना उसमें पॉल्यूशन में कम करने में पैसा खर्च कर रही है, तो वो वहाँ पे कम पैसा खर्च करके अपने कार्बन क्रेडिट जमा कर सकती है और एक ऐसी कंपनी को बेच सकती है जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है। और एक ऐसी कंपनी जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है वो खरीद लेगी जो एक ऐसी कंपनी है जो कम पॉल्यूशन कर रही है। तो जहाँ पर कार्बन क्रेडिट्स को खरीदा और बेचा जाता है उस मार्केट को हम बोलते हैं कार्बन मार्केट। जस्ट ऐसे समझो कि ये एक तरह से शेयर मार्केट है और ये क्यों लाई गई है, टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। और अभी आप सभी को पता है पूरा फोकस हमारे UN का या मतलब सभी देशों का यही है कि कैसे भी करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर लें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आने वाले जनरेशन के लिए बहुत खतरा हो सकता है। ठीक है। अगर हम के पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि ये जो कार्बन मार्केट है स्टार्ट कब हुई थी, तो ये 2023 में स्टार्ट हुई है। ठीक है। और ये किस एक्ट के थ्रू स्टार्ट की गई है, तो ध्यान रखना ये जो इम्प्लीमेंट की गई है वो एक हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इस एक्ट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और कभी आपसे ये पूछा जाए कि ये जो कार्बन मार्केट है किस एक्ट के थ्रू की गई है, तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, लेकिन किस स्कीम के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, लाया गया है, कभी कभी वो भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखना ये किस स्कीम है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो इस स्कीम के थ्रू इस कार्बन मार्केट को लॉन्च किया गया है। और किस मिनिस्ट्री ने ये जो आपकी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रन की जाती है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कार्बन क्रेडिट कैसे कैसे कमा सकती है, जैसे एक तो मैंने बताया सपोज सोलर पैनल बना लगा लिया उन्होंने, प्लांट करने शुरू कर दिया, ट्रीज प्लांट शुरू कर दिया। ठीक है। और आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज किया, जैसे कि अभी आपने देखा होगा जोमेटो स्विगी ये अपनी उसमें इलेक्ट्रिक डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज कर रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि देखो भाई हम मतलब कार्बन इमिशंस को कम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इन सभी चीज़ों का यूज करके ये क्या कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स आप लोग अर्न कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इससे रिलेटेड एक स्कीम है, वो स्कीम भी ध्यान रखना, वो है आपकी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में, तो ये 2024 में लॉन्च हुआ है। ठीक है। और ये भी आपका, अगर हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करते तो जो आपके इको फ्रेंडली एक्शन है, जैसे कि कोई इंडस्ट्री प्लांट कर रही है ट्रीज को, सोलर पैनल लगा रही है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज कर रही है, तो जो आपके इको फ्रेंडली एक्शन है उनको रिवॉर्ड करने के लिए आपको ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट देगी गवर्नमेंट, जिनको आप क्या कर सकते हो, दूसरी कंपनीज को बेच सकते हो, जैसे मैंने आपको कार्बन मार्केट में बताया। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से इको रिस्टोरेशन हो रहे हैं थ्रू क्रेडिट इंसेंटिव।
ठीक है। तो जहाँ पर पैसा आता है, जहाँ पे इंसेंटिव आता है, वहाँ पर लालच भी आता है। ठीक है। तो ये एक अच्छा कदम है आपका, अच्छा कदम है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। विद रेफरेंस टू द जाबा पर्व यानी जाबा फेस्टिवल ऑफ झारखंड, द रिचुअल ऑफ सोइंग सीड्स इन बास्केट बाई अनमैरिड गर्ल्स मैनली सिम्बलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जाबा पर्व है, जिसको हम जाबा फेस्टिवल बोलते हैं, ये कहाँ का है? तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड का है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक रिचुअल होता है जिसमें क्या होता है, बीजों को बोया जाता है बास्केट में अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा। तो ये किस चीज़ को यहाँ पर दर्शाता है, किस चीज़ को यहाँ पर सिंबलाइज करता है, वो बात यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो देखो, ये जो चीज़ है कि यहाँ पर जो अनमैरिड गर्ल्स बीजों को बास्केट में बोती हैं, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तो ये यहाँ पर सिंबलाइज करता है फर्टिलिटी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। कि जब आप बीज बोओगे तो अगर वो उग आएंगे, जितना ज़्यादा उगेंगे उतना ज़्यादा वो फर्टिलिटी होगी, उतनी अच्छी फसल होगी, और वो कंटिन्यू मतलब एक कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ की आपकी लाइफ चलती रहेगी। उस चीज़ को यहाँ पे क्या दर्शाता है, आपका जो आप बीज बोते हो बास्केट में, वो इस चीज़ का सिंबल है, सिंबलाइज करता है। और जब ये बीज आपके बड़े हो जाते हैं, जब ये बीज मतलब कि बड़े होने का मतलब है कि जब ये प्लांट के फॉर्म में जब निकल आते हैं, स्प्राउट्स हो जाते हैं, ठीक है, जब इनकी ग्रीन शूट्स आ जाती हैं, जिनको हम जाबा बोलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, जाबा बोला जाता है। जब इनकी ग्रीन शूट्स आ जाती हैं तो इसको ऑस्पीशियस माना जाता है। जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा ऑस्पीशियस माना जाता है। और ये सिम्बलाइज करता है रेनफॉल को। ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, मैं थोड़ा सा बता देते हैं। चलो, मैं थोड़ा सा जावा पर्व के बारे में डेप्थ में बता देता हूँ। देखो, झारखंड का है, और आपका इतना तो समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर से है, तो ट्राइबल एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। ठीक है। इसको ट्राइबल अगर कभी पूछिए जाए तो जैसे कि आपकी मुंडा ट्राइब, हो ट्राइब, और एक और कौन सी है जो काफ़ी फेमस है झारखंड का, संथाल, इन सभी ट्राइब के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। ठीक है। तो डिफरेंट ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो ट्राइब पूछेगा तो बहुत ही कम पूछेगा, या ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी ट्राइब के द्वारा नहीं मनाया जाता। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, वो छोटी सी बास्केट लेती हैं और घर के अंदर ही यहाँ पर बीजों को बोया जाता है। और जब उन बीज को बोते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वो बीज बोते हैं तो यहाँ पर उस चीज़, यहाँ पे पूछ सकता है कि किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, तो वो फर्टिलिटी और कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करता है। उसके बाद जब वो सीड्स आपके बड़े हो जाते हैं, तो जब वो प्लांट के फॉर्म में निकल आते हैं, तो द ग्रोथ ऑफ स्प्रोट्स, तो जितनी ज़्यादा आपकी जो स्प्राउट्स, जिसको हम जो ग्रीन प्लांट्स निकल आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जाबा बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा उनकी जो ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा ऑस्पीशियस माना जाता है। और वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, ये सिंबलाइज करते हैं रेन एंड क्रॉप यील्ड को, मतलब कि बारिश और अच्छी फसल उपज को यहाँ पर सिंबलाइज किया जाता है। ठीक है। तो ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़ना, इतना आपको पता है कि जाबा पर्व झारखंड का है, ट्राइबल एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, मुंडा, हो, संथाल एंड ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और जब उसमें क्या होता है कि अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा सीड्स को एक बास्केट में बोया जाता है, तो वो सिंबलाइज करता है फर्टिलिटी को एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ को। और जब वो यहाँ पर आपके सूट्स जो बीज हैं, जो आपके ग्रीन सूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जिनको ग्रीन सूट्स में जब आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाबा बोलते हैं। और ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ये रेन एंड क्रॉप यील्ड को यहाँ पे सिंबलाइज करता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एक और रिचुअल है जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा ग्रीन मेलन्स को ऑफर किया जाता है, जो कि यहाँ पर सिंबलाइज करता है सन और फर्टिलिटी को। ठीक है। तो ऑफरिंग, ये तो शायद किसी पेपर में पूछा भी गया था, ऑफरिंग ग्रीन मेलन्स बाय गर्ल्स। ठीक है। तो ये पूछा था कि ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, तो सिंबलाइज सन एंड फर्टिलिटी, सिंबलाइज सन एंड फर्टिलिटी को सिंबलाइज करता है। तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे याद
रख सकते हो। अगर हम अदर फेस्टिवल की बात करते हैं जो यहाँ पर आपके झारखंड में होते हैं, जैसे आपका एक फेस्टिवल है सरहुल फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है आपका? सरहुल फेस्टिवल, जो कि यहाँ पर साल ट्री की वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है साल ट्री की। तो कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और ट्रैवल्स के लिए जो सरहुल फेस्टिवल है वो एक तरह से नई साल की शुरुआत होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद झारखंड का एक फेस्टिवल है करम फेस्टिवल। ठीक है, करम फेस्टिवल की बात करें तो ये एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद एक है यहाँ पर सोहरही फेस्टिवल। सोहरही फेस्टिवल, अगर सोहरही फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये हार्वेस्ट होने के बाद जो आपका फसल हुई है उस खुशी में, कि जब ज़्यादा फसल होती है तो उस खुशी में यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। कैसा फेस्टिवल है? पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। एक फेस्टिवल है यहाँ पे टुसू पर्व। अगर हम टुसू पर्व की बात करते हैं तो इसमें एक टुसू डाइटी होते हैं, उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है, ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक और फेस्टिवल है झारखंड का, अगर हम बात करें तो माघे पर्व। माघे पर्व, तो इस फेस्टिवल के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सभी फेस्टिवल कहाँ के हैं? आपके झारखंड के हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ें, पहले थोड़ा सा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल, तो अगर हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है, किस आर्टिकल में इसकी पोस्ट दी हुई है। आप बोलोगे भैया अगर आप सोच रहे हो कि कौन से आर्टिकल में आता है तो आपके थप्पड़ भी पड़ सकता है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहने का मतलब है इसका हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है, कहने का मतलब है इसका कोई अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, अगर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया करते क्या है, तो ये भाई साहब असिस्ट करते हैं। अब ये किसको असिस्ट करते हैं? जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अभी इन भाई साहब पे भी आएंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे भी आएंगे। पहले थोड़ा सा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये आपके सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? तो ये भाई साहब होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको ये असिस्ट करते हैं। उनके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर अभी देखा जाए कि अभी आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो मैंने आपको करंट अफेयर की जो 1 शॉट कराई थी उसमें पढ़ाया था। अभी आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता जी हैं। अब ये बताओ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? आप बोलोगे भैया प्रेसिडेंट करता है। अब आप प्रेसिडेंट बोलोगे और मेरा थप्पड़ वहाँ पे तैयार हो जाएगा, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द लोगों को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। अगर कभी अपॉइंटमेंट से सवाल आए कि इसको किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है इसका, और अगर आपको नहीं पता है उसका आंसर, लेकिन आपका मन कह रहा है कि मैं तो मारूंगा, मैं चाहे गलत तुक्का लगाऊं बट मैं तो लगाऊंगा, तो फिर प्रेसिडेंट लगा के आना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट हैं वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो अगर रिस्क लेना है तो फिर प्रेसिडेंट पे लेना। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, इनको हमारी गवर्नमेंट जो भारत सरकार होती है वो यहाँ पर अपॉइंट करती है। तो जो यूनियन में गवर्नमेंट होगी अपॉइंटेड बाई यूनियन गवर्नमेंट। तो अभी आप बोलोगे कि भैया ये बताओ ये जो आपके तुषार मेहता जी हैं इसको किसने अपॉइंट किया होगा? तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है यानी कि जो एनडीए है, उसने इनको अपॉइंट किया गया होगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना, पेपर में दे के पूछ सकता है। अब जिन चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ अलग से, तो ध्यान रखना कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारा इतना काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे पेपर के लिए इनको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम बात पढ़ लेते हैं किन के बारे में, पेन चेंज करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
अब मुझे ये बताओ कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाई साहब कौन से आर्टिकल में आते हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन, देखो जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जिन लोगों की, जिन बॉडी के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जिनके नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब स्टेट्यूटरी भी होती हैं वो बॉडी, नॉन स्टेट्यूटरी भी होती हैं। अब स्टेट्यूटरी कौन सी होती हैं और नॉन स्टेट्यूटरी कौन सी होती हैं, वो सब मैं आपको वन शॉट में करा के आया हूँ, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट, रिप्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोर्ट, ठीक है। तो ये यूनियन गवर्नमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने पूछा था कि आपको ये कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इनका जिक्र आर्टिकल 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में आप अटॉर्नी जनरल होंगे भारत के, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट खुद कर लेते हैं सारा काम कि भैया ये यहाँ पे अटॉर्नी जनरल होंगे? आप बोलोगे नहीं, ये भी रिकमेंडेशन पे करते हैं, ये अपॉइंट तो करते हैं लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं, जो यूनियन कैबिनेट होती है, ऑन द रिकमेंडेशन एक सेकेंड, रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट लिख लो या यूनियन कैबिनेट लिख लो, यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये अटॉर्नी, कभी अगर पेपर में ये पूछ ले जाए कि भारत का चीफ लीगल एडवाइजर कौन है, तो वो यही होते हैं, ठीक है। ये कोर्ट में ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, सबसे मुख्य यही होते हैं जो भारत को कानूनी सलाह देते हैं, चीफ लीगल एडवाइजर, ठीक है। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और सेकंड हाईएस्ट कौन होते हैं, तो आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अच्छा, अभी हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, तो आप बोलोगे भैया आर वेंकट रमनी है, आर वेंकट रमनी है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इनको अपॉइंट किया गया था 2022 में, और ध्यान रखना हाल ही में 2025 में इनको वापस से बुला दिया है, वापस से बोल दिया है कि भैया आप ही रीअपॉइंट कर दिया है बेसिकली, कि आप ही यहाँ पर आप ही यहाँ पर क्या रहो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहो। अब कभी अगर आपसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफ़िकेशन पूछ ली जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, तो ये ध्यान रखना, ये इनकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट को जज बनाने के लिए होनी चाहिए। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, अगर कल को जो सुप्रीम कोर्ट के जज की बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। अब आप बोलोगे भैया मुझे तो यही नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो या तो आपने 10 साल पहले या तो आपने 10 साल में हाई कोर्ट में आप एडवोकेट रहे हों, क्या रहे हों 10 साल तक एटलीस्ट, ज़्यादा रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 10 साल तक आप हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों, या 5 साल तक आप हाई कोर्ट में क्या रहे हों, हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के जज रहे हों, तो आप क्वालिफाइड हो जाते हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। तो जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की होती हैं वही एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की होती हैं, तो ये इन दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो इक्विवेलेंट होती है। अब बात आती है टर्म की, कि भाई साहब इनका टर्म बता दो कि इनका जो अटॉर्नी जनरल भाई साहब हैं इनका जो टर्म है वो कितने टाइम का होता है। तो भैया इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है, यहाँ पे 6 साल 5 साल देगा और आप 5 या 6 में से कोई एक लगा के आ जाओगे, तो ध्यान रखना नो फिक्स टर्म, ये जब तक रह सकते हैं, मतलब कि होल्ड टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक ये रह सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया कि अभी आर वेंकट रमनी को 2022 में लाया गया, फिर 2025 में फिर रीअपॉइंट कर दिया गया, तो प्रेसिडेंट को लगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट ने बोला होगा नहीं भैया इसी इंसान को रहने दो, तो प्रेसिडेंट ने दोबारा से उनको रीअपॉइंट कर दिया, ठीक है। एक और सवाल जो पेपर में बनता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है क्या वो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, क्या पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, क्या पार्लियामेंट में वो बात कर सकते हैं, तो ध्यान रखना
जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो पार्लियामेंट में स्पीक तो कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन अगर वोट करने की बारी आएगी तो वोट नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके बोल सकते हैं, ही कैन स्पीक इन द पार्लियामेंट। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस तरह से लिख लो कि ही कैन स्पीक इन पार्लियामेंट बट कैन नॉट वोट। समझ में आया? वोट नहीं कर सकते, बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा सवाल क्या पूछा गया है। द सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में आपको कोई भी जिक्र नहीं मिलेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा, तो हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार करती है। तो ये तो मैं आपको बता के आया हूँ। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर्स। तो ये मैंने बताया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी किसको असिस्ट कर रहे हैं? आर वेंकट रमनी जी को असिस्ट कर रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखो, अगर आप पहले स्टेटमेंट तक पहुँच चुके थे कि आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, गलत है। अगर आपको कन्फ्यूजन भी होती तो बड़े आराम से आप कर सकते थे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कभी कभी फ़ायदा भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट पॉलिसी, मतलब ये थोड़ा सा पॉलिटी से ही रिलेटेड है, तो मैं बता देता हूँ, अलग से क्या ही कराएंगे। एक सवाल और ध्यान रखना कि अगर आपको राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, एक्स्ट्रा में डाल के लिख लो, एक्स्ट्रा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ना है तो कितना डिपॉजिट होगा? तो देखो, एसएससी ने 1-2 बार इसको 15,000 माना है, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल हैं अभी। मुझे भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो आपको अलग अलग आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले ये, मतलब ये अभी, ये अगर आप देखोगे तो पहले 15,000 और अभी 50,000 है सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन एसएससी अभी भी इसको 15,000 मानती है। तो ध्यान रखना, आप भी 15,000 लगाना। लेकिन अगर 50,000 ऑप्शन में हो तो 50,000 मत लगाना। अगर 15,000 ऑप्शन में ना हो, 50,000 हो, तो फिर 50,000 लगाना। और वहीं पर अगर आपको 22 प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? 15,000 है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। कुछ देखो, एसएससी 15,000 मानती है, लेकिन कुछ आर्टिकल में मैंने पढ़ा जहाँ पे ये दिया हुआ है कि 15,000 पहले था, इसे बदल के अभी 50,000 कर दिया है। अब कोई ऑथेंटिक बुक से पढ़ के ही थोड़ा सा क्लैरिटी होगा, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग आर्टिकल पे अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। तो अभी वो 100% मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे ही कंफर्म नहीं है। लेकिन एसएससी ने इसे 15,000 सही माना है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जस्ट वेट अ सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑप्शन इज करेक्ट। आप यहाँ पर स्टेटमेंट के बेस्ड पर कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मेनली यूज्ड रेड सैंडस्टोन एज इट्स मटेरियल। दूसरा स्टेटमेंट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड हैवीली बाय ग्रीक रोमन आर्टिस्टिक स्टाइल। तो देखो, जो मेनली 3 आर्ट ऑफ स्कूल आपके फेमस हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको वो तीनों करा देता हूँ। ठीक है, आपके पेपर में अगर देखो तो यहाँ से काफ़ी सवाल बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं मथुरा आर्ट के बारे में। मथुरा आर्ट, अब यहाँ पर मथुरा आर्ट हो या मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल हो, कुछ भी हो, सेम चीज़ें हैं। अच्छा, मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल या मथुरा आर्ट, इनका मतलब क्या है? आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। आज के बाद आपको नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, यार ये मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल है क्या, या आप ये जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है ये है क्या। तो देखो, मथुरा आर्ट का मतलब है कि जैसे आर्टिस्ट हैं, सपोज एक एरिया के हैं, कुछ जैसे मथुरा के आर्टिस्ट थे, तो वो जो मूर्तियाँ बनाते थे, जो स्टैच्यू बनाते थे, वो सिमिलर टाइप की बनाते थे। मटेरियल की बात करते हैं, जो फेस का शेप होता था, जो उनके कपड़ों का तरीका होता था बनाने का, वो सेम तरह का होता था। तो जो ये कॉमन स्टाइल है एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों की, जो यूज की जाती थी मूर्तियाँ, स्कल्पचर, आर्ट बनाने के लिए, उसको हमने नाम दे दिया कि उस रीजन के नाम पर उस आर्ट का नाम पड़ गया कि ये भैया मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल है।
मतलब एक तरह से पूरा वो रीजन एक स्कूल की तरह कंसिडर कर दिया कि यहाँ के सभी आर्टिस्ट सेम टाइप की बनाएंगे ना, सेम तरह का मटेरियल यूज करेंगे। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मथुरा आर्ट होते हैं या जो आर्ट ऑफ स्कूल हैं आपके, उनका मतलब क्या है, या हम उनको आर्ट ऑफ स्कूल क्या क्यों बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर अलग अलग लोगों ने आर्ट्स बनाई हैं। पूरे पूरे उस रीजन में, जैसे मथुरा रीजन में जो भी आर्ट्स बनाई जाती थी, जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो सिमिलर टाइप की बनाई जाती थी। तो उसको हमने क्या बोल दिया, मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल बोल दिया। और यहाँ पर देखोगे कि ज़्यादातर जो मथुरा जो आपके आर्ट ऑफ स्कूल है, ज़्यादातर जहाँ पर जो मूर्ति बनाई गई वो बुद्धिस्ट की बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल है, आप स्कूल भी कर सकते हो, ये जो डेवलप हुआ, ये कहाँ पे हुआ कभी आपसे पूछा जाए तो भाई ये डेवलप होता है मथुरा में। अब ये तो भाई देखो, मथुरा नाम आता है, लाइक अपनापन फील होता है यूपी वालों को। अब मैं यूपी से हूँ, मेरे घर के पास में मथुरा है, ठीक है, 40 किलोमीटर है। मतलब बांके बिहारी जी का अगर आपने नाम सुना है तो बांके बिहारी जी का मंदिर है, काफ़ी भीड़ रहती है। तो मैं काफ़ी बार गया हूँ क्योंकि मेरे घर के पास है। बहुत सारे लोगों, अगर आप दूर रह रहे हो, ठीक है, तो आपका मन होगा वहाँ जाने का, जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब मैं आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक बात बताता हूँ। एक बांके बिहारी जी का मंदिर है मथुरा में। वहाँ पे ये बताया जाता है, मतलब कि हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है। और तो मैं गया तो एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये बार बार पर्दा क्यों लगाते हैं, दर्शन क्यों नहीं करने देते। तो कुछ लोगों का वहाँ पर ये मानना है, या जो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं मैनेजमेंट का ये मानना है कि बांके बिहारी जी को ज़्यादा देर, मतलब अगर कोई आंखें मिला के देख ले, उनका कोई भक्त प्यार से देख ले, और एक सच्चा भक्त प्यार से देख ले, और उनकी आंखें मिल जाए ना बांके बिहारी जी से, तो वो उनके साथ चल देते हैं। और मतलब वो उनको वहाँ जो उनका पूजा पाठ करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये यहाँ पे इस मूर्ति में, मतलब उन्हें एक जान फील होती है, मतलब कि एक लिविंग मूर्ति फील होती है, फिर उन्हें वो फील नहीं होता है। तो ऐसा कई बार हुआ है, तो जिस वजह से मतलब ऐसा माना जाता है। तो वो भी एक सबका मतलब मानने का तरीका है। अब वो सही है गलत है हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें, अब देखो कहते हैं ना कि मानो तो भगवान पत्थर पत्थर में भी है, नहीं तो भगवान अगर है तो वो पत्थर ही है। मतलब कहते हैं वो एक मैंने थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया कि मानो तो पत्थर भी भगवान है, ना मानो तो भगवान भी पत्थर है, कुछ इस तरह से बोलते हैं ना। ठीक है, तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। सॉरी यार, मतलब उधर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये अगर हम बात करते हैं मथुरा की, तो मथुरा बताओ मुझे किसकी कैपिटल थी। भाई सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि मथुरा किसकी कैपिटल है, सीजीएल 2024 मेंस में सवाल पूछा था। तो भाई ये कुशन डायनेस्टी की कैपिटल थी। अगर हम मथुरा की बात करते हैं तो ये सेकंड कैपिटल थी, और यही सेम सवाल आया था, सेकंड कैपिटल ऑफ कुशन डायनेस्टी, कुशन डायनेस्टी। तो आप बोलोगे भैया पहली कैपिटल कौन थी, तो पुरुषपारा करके थी, जो कि अभी पेशावर में है। ठीक है, तो वो उनकी फर्स्ट कैपिटल थी, लेकिन ये कुशन डायनेस्टी की सेकंड कैपिटल थी मथुरा, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, कभी ये पूछा जाए कि ये किसके टाइम पर फ्लरिश्ड होती है, तो ये कुशन डायनेस्टी के टाइम पर ही फ्लरिश्ड होती है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। और इनके टाइम पे मेनली किस रूलर के टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्लरिश्ड देखने को मिली, तो जो आपके कनिष्क थे, बताओ कनिष्क ने कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, उनके टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये फ्लरिश्ड होती हुई दिखेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखा जाए कि जो मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल है, यहाँ के जो आर्टिस्ट थे इस रीजन के, किस तरह की मूर्तियाँ बनाते थे, किस पत्थर से बनाते थे, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेड सैंडस्टोन से बनाते थे, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो मेनली आर्ट बनाई जाती थी वो किस से बनाई जाती थी, रेड सैंडस्टोन से बनाई जाती थी, रेड सैंडस्टोन से बनाई जाती थी। और यहाँ पर अगर पेपर में कभी ये पूछे कि कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं या किस किस की बनाई जाती थी, तो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बुद्धिस्ट की भी देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट स्कल्पचर। तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर, और ये भी माना जाता है कि जो बुद्ध की इमेज बनाई गई थी, फर्स्ट ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्ध की, वो यहीं पे बुद्ध यहाँ पर मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल में ही डेवलप हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बुद्धिस्ट स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, हिंदू स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, हिंदू स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे।
अगर हम बात करते हैं, आपको जैन स्कल्पचर भी देखने को मिलेंगे, जैन स्कल्पचर भी देखने को मिलेंगे, और आपके नेचर बेस्ड थीम भी देखने को मिलेंगी, नेचर बेस्ड थीम भी देखने को मिलेंगी। ये बात भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक ट्री वर्शिप सिंबल देखने को मिलेगा, या एक नेचर स्पिरिट थी, क्या करके मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, यक्ष यक्ष और यक्षासनी करके है, ठीक है। तो उन यक्ष और यक्षासनी की भी आपको यहाँ पर इनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो आपको नेचर बेस्ड थीम भी मिलेंगी, ये भी ध्यान रखना। तो ये बुद्धिस्ट स्कल्पचर, हिंदू, जैन और नेचर बेस्ड थीम, आपको इन सब तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल में बनाई जाती थी, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो इमेज प्रोड्यूस की जाती थी वो दोनों के लिए की जाती थी, बोथ इंडियंस एंड नॉन इंडियन पैट्रॉन्स, ठीक है। तो कभी पूछे, क्योंकि कनिष्क जो थे, कुशन डायनेस्टी थी, बाहर से आई थी, तो यहाँ पर जो कुशन रूलर्स थे, आप सभी को पता है नॉन इंडियन ओरिजिन था। मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा के आया हूँ, तो पूरा ओरिजिन वगैरह पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये प्रोड्यूस की जाती थी वो दोनों के लिए, इंडियंस और नॉन इंडियंस, ऐसा नहीं है कि नॉन इंडियंस के लिए नहीं होती, मतलब नहीं होती थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें, कुशन रूलर्स ने तो मतलब पूरी तरह से इसको सपोर्ट किया था, हर तरह से। यहाँ पर पेट्रोनाइज करना, मतलब कि पेट्रोनाइज का मतलब यही होता है कि सपोर्ट करना, पैसे स्पॉन्सर करना, उस चीज़ को इनकरेज करना। तो पूरी तरह से यहाँ पर, और जो हिंदू थे या जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल के बारे में। अगर हम यहाँ पर पढ़ें गांधारा आर्ट ऑफ स्कूल, गांधारा आर्ट ऑफ स्कूल के बारे में, दूसरा हेडिंग डाल लो यहाँ पर, गांधारा। मैं तीनों इस बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। गांधारा गांधारा आर्ट लिख लो, या गांधारा आर्ट ऑफ स्कूल, हिंदी में बोलते हैं गंधार कला, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आपकी गंधार आर्ट ऑफ स्कूल है, ये मेनली बेस्ड थी फॉरेन स्टाइल पर। अगर आपसे रीजन पूछे कि ये किस रीजन में आपको फ्लरिश्ड होती हुई दिखी, किस रीजन में आप गंधार आर्ट ऑफ स्कूल, तो जो गंधार वाला रीजन है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, ठीक है। गंधार वाला जो पार्ट था वहाँ पर, ये इसलिए हम इसे गंधार आर्ट ऑफ स्कूल बोलते हैं, रीजन के नाम पे उस आर्ट का नाम दे दिया, ठीक है। अगर हम अभी देखें तो ये कहाँ पर है, मॉडर्न डे में अगर हम देखते हैं तो अभी ये आपका पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब ये इस वाले रीजन में हुआ था। अभी ये रीजन कहाँ पर है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। और ये किसके अंडर फ्लरिश हुई, कौन सी डायनेस्टी के अंदर, तो ये भी ध्यान रखना, फ्लरिश्ड अंडर कुशन रूलर। तो ये भी कुशन रूलर्स के अंडर ज़्यादा फ्लरिश देखने को मिली, और ख़ासकर ये भी कनिष्क के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्लरिश्ड होती हुई। और अगर हम इसके पैट्रोनेज की बात करते हैं, पैट्रोनेज, तो एक तो इसका कुशन करते हैं, इंडो ग्रीक करते हैं, और रोमन्स करते हैं। तो इसलिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बाज इन्फ्लुएंस्ड हैवीली, मतलब हैवीली का मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड ही ग्रीक रोमन आर्टिस्टिक स्टाइल से। तो ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट नहीं है, ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है। तो मथुरा में तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, इन्फ्लुएंस्ड हैवीली बाई ग्रीक रोमन आर्टिस्टिक स्टाइल, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे वो बुद्ध स्कल्पचर देखने को मिले थे। इस टाइम पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, स्कल्पचर, जातक, जो सीन थे जातक टेल्स तो समझ गए ना। अब बुद्ध के प्रवेश बर्थ को हम जातक टेल्स बोलते हैं, तो वहाँ से यहाँ पर इनके स्कल्पचर, सीन ऑफ जातक टेल्स, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते थे। और यहाँ पर अब जैसे मैंने बताया कि ये फॉरेन आर्ट स्टाइल था, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बुद्ध आपको ऐसे दिखेंगे जैसे कि फॉरेन मैन है, ठीक है, गोरे और घुंघराले बाल, या
आपके ब्राउन बाल, तो मतलब इसलिए इसको हम फॉरेन स्टाइल बोलते हैं। या इसलिए मतलब अगर इंडिया का इंसान दिखाना होगा तो आपको मतलब थोड़ा सा विटिश कलर होगा, यहाँ पे उनको गोरा बनाया, उनके ब्राउन बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, तो मतलब ये जो आर्ट है इसको हम फॉरेन स्टाइल आर्ट बोलते हैं। और हैवीली इन्फ्लुएंस्ड थी ये आर्ट आपकी किससे, आपके ये जो ग्रीक रोमन आर्टिस्टिक स्टाइल थी, जो ग्रीक रोमन में आर्टिस्टिक स्टाइल चलती थी, वहाँ से ये हैवीली इन्फ्लुएंस थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट है, अमरावती। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, तो ये किस रीजन में फ्लरिश हुई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो रीजन था आंध्र प्रदेश, क्योंकि अमरावती कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और किस रूलर्स के टाइम पे फ्लरिश हुई, अगर हम रूलर्स की बात करते हैं तो रूलर्स थे आपके सतवाहना रूलर्स। सतवाहना रूलर्स के टाइम पे ये फ्लरिश हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें अब ये पूछा जाए कि मटेरियल किस तरह का यूज हुआ, तो वाइट लाइम स्टोन, मार्बल लाइक स्टोन, ठीक है। या तो वाइट लाइम स्टोन दिया होगा या मार्बल लाइक स्टोन का यूज किए जाते थे स्कल्पचर बनाने के लिए, आर्ट बनाने के लिए। और अगर हम बात करें, ये प्योरली इंडियन स्टाइल थी, प्योरली इंडियन स्टाइल थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाईली डेकोरेटिव मिलेगा, रिदमिक फिगर मिलेंगी आपको। और यहाँ पर ना ज़्यादातर जो मूर्तियों पे फोकस नहीं किया गया था, मतलब कि पत्थर पे जो स्टोरी वगैरह लिखते हैं, पत्थर पर स्टोरी को कार्व्ड आउट करना, स्टोरीज वगैरह लिखना, उन पे ज़्यादा एम्फेसाइजिस था। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, एम्फेसिस ऑन स्टोरीज, नॉट सिंगल स्टैच्यू, नॉट सिंगल स्टैच्यू, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये स्टोरीज किस चीज़ को डिपिक्ट करती थी, तो ये स्टोरीज डिपिक्ट करती थी लाइफ ऑफ बुद्ध, लाइफ ऑफ बुद्ध, जातक टेल्स। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम हमारे तीनों स्कूल ऑफ आर्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मथुरा, गंधार, अमरावती। अब हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रेड सैंडस्टोन सही है, और ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट नहीं था, ये गंधार था। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत हो जाएगा। तो हमारा ओनली वन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होला मोहल्ला फेस्टिवल इज आर करेक्ट। कि होला मोहल्ला के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये आपसे पूछा है। तो होला मोहल्ला के बारे में स्टेटमेंट के बारे में पढ़ें, पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं होला मोहल्ला ये है क्या, तो आप कहोगे भैया होला मोहल्ला एक सिख फेस्टिवल है, एक आपका सिख फेस्टिवल है जो कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। आप बोलोगे भैया पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि होला मोहल्ला फेस्टिवल की शुरुआत किसने की गई, क्योंकि जिस तरह से डेप्थ में सवाल पूछ रहा है तो इस तरह के सवाल भी आगे चल के पूछ सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह 1701 में इसकी शुरुआत करते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाए कि ये मेनली कहाँ पे मनाया जाता है, तो आनंदपुर साहिब पर ये सेलिब्रेट होता है। ऑब्जर्व्ड या सेलिब्रेटेड एट आनंदपुर साहिब। और ये आनंदपुर साहिब कहाँ पर है, पंजाब में है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और ये पेपर में ये स्टेटमेंट बना के दिया है, कई बार मैंने देखा, टीसीएस ने भी पूछा है कि होला मोहल्ला क्या जब होली वाले दिन मनाया जाता है, तो नहीं, आपसे अगला दिन करके दे देगा, पिछला दिन करके दे देगा। तो ध्यान रखना, ये जो होला मोहल्ला है होली के जस्ट एक दिन बाद सेलिब्रेट होता है। तो जस्ट
1 डे आफ्टर होली। तो आप ऐसे लिख सकते हो, होला मोहल्ला इज सेलिब्रेटेड जस्ट 1 डे आफ्टर होली। होली के जस्ट एक दिन बाद यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरी चीज़, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किस चीज़ को दिखाता है, ये पता होना चाहिए। तो इस होला मोहल्ला में क्या होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, ठीक है। करेज डिसिप्लिन दिखाया जाता है, करेज एंड डिसिप्लिन को सूज करता है लोगों का। डिसिप्लिन की स्पेलिंग भी नहीं आती है, डिसिप्लिन दिखाता है, ठीक है। और जो सिख के मार्शियल ट्रेडिशन है, सिख मार्शियल ट्रेडिशन, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इस फेस्टिवल के थ्रू दिखाया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, ये मैं एक एक पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके फीचर्स की बात करें तो आपके मार्शियल आर्ट्स, ठीक है, आपके मॉक बैटल्स होते हैं। मॉक बैटल समझते हो ना, मॉक बैटल्स का मतलब दो लोग आपस में जैसे लड़ रहे हैं, अब वो सच में नहीं लड़ रहे, मतलब लड़ते हुए दिखाएंगे, ठीक है। इसमें आपको लंगर देखने को मिलेगा और इसमें आपको निहांग वॉरियर देखने को मिलेंगे, निहांग वॉरियर्स देखने को मिलेंगे। आप बोलोगे भैया ये निहांग वॉरियर्स क्या होता है, तो भाई एक एंशियंट सिख वॉरियर ग्रुप था जिसको निहांग वॉरियर के नाम से जाना जाता है। ये देखना, आप ब्लू कपड़े, ब्लू आपका टर्बन, टॉल ब्लू टर्बन और ब्लू कपड़े पहनते हैं और तलवार वगैरह लेके ये मतलब कि मॉक बैटल्स लड़ते हैं आपस में, ठीक है। तो वो उनकी किस चीज़ को दिखाता है, मार्शियल आर्ट्स को दिखाता है, मार्शियल ट्रेडिशन को दिखाता है। तो ये हमारा पूरा इतना काफ़ी है होला मोहल्ला के बारे में। अब देख लेते हैं पेपर में आपसे क्या क्या पूछा है। तो यहाँ पर है, होला मोहल्ला वाज स्टार्टेड बाई गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सही है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट आनंदपुर साहिब इन पंजाब, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। होला मोहल्ला इज हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बिफोर दिवाली, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। 1 डे जस्ट आफ्टर होली होता है। निहांग सिख परफॉर्म मार्शियल आर्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल, तो ये हमारा सही है। तो जहाँ पर हमारा तीसरा है, ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आई होप आपको आ गई होगी। अगर हम यहाँ पर और अदर फेस्टिवल की बात करते हैं, जो कि फेस्टिवल कहाँ के हैं, पंजाब के हैं, तो जैसे एक बैसाखी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि जो बैसाखी है वो कैसा फेस्टिवल है, तो ध्यान रखना हार्वेस्ट फेस्टिवल है बैसाखी, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। बैसाखी आपका कैसा फेस्टिवल है, आप बोलोगे भैया हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अगर हम बात करें लोहरी की बात करते हैं, लोहड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं, 13 जनवरी को मनाया जाता है। संक्रांति से एक दिन पहले 14 जनवरी को संक्रांति आती है, तो ये भी आपका कहाँ का है, पंजाब का है। एक है आपका गुरु पर्व, जो गुरु पर्व आपके बनाए जाते हैं, कभी आपसे पूछा जाए क्यों मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे किसी भी यहाँ पर जो सिख गुरुज हैं उनका बर्थ हुआ है या उनकी मार्टरडम एनिवर्सरी है, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर गुरु पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मरगी संगीत ऑफ एंशियंट इंडियन म्यूजिक ट्रेडिशन इज मेनली डेरिव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज। जो मरगी संगीत है वो मेनली किस वेद से यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था कि मरगी संगीत किस वेद से लिया है, लेकिन मैं आपको जब वेद पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बताई थी कि आपका एक वेद है साम वेद, जिसको हम वेद ऑफ म्यूजिक बोलते हैं। तो भैया वेद ऑफ म्यूजिक मतलब उसमें म्यूजिक के बारे में ही सारी चीज़ें हैं, म्यूजिक ही दिया हुआ है, तो मरगी संगीत भी म्यूजिक है, तो उसी से लिया गया होगा। तो अगर इतना दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 100% वही आए जो पढ़ाया जाए, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा, लेकिन प्योरली तुक्का पे मत जाना,
ठीक है, लॉजिक होगा पीछे तभी लगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सामवेद हो जाएगा। अगर हम मर्गी संगीत के बारे में बात करते हैं तो ये एंशियंट इंडियन म्यूजिक है, ठीक है, म्यूजिक ट्रेडिशन है, ओल्डेस्ट फॉर्म मान सकते हो आप इसे, कभी अगर आपसे स्टेटमेंट में दे दे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूजिक कौन सा है आपका, मर्गी संगीत है। वेदास से इसका जिक्र मिलता है, स्पेशली सामवेद से इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। अगर हम वेदों के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी वेद पढ़ा चुका हूँ, अगर हम वेद के बारे में बात करेंगे तो एक तरह से सबसे पुराना अगर कोई सेक्रेड टेक्स्ट है हमारे पास तो वेद ही है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही है। अगर कभी ये पूछा जाए कि ये किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं वेद, तो ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। किस लैंग्वेज में, संस्कृत में। अब आपके अलग अलग वेद हैं, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ 2 मिनट लेके बस आपकी। एक आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद अगर हम बात करी जाए तो ऋग्वेद ही है। अगर इसमें बात किया जाए तो 1028 हाइम्स हैं। और मैंने बताया था जब मैं आपको वन शॉट कराया था, इन्हीं हाइम्स को हम क्या बोलते हैं, वन शॉट में बताया था, लेक्चर्स में भी बताया था, सुक्ताज बोलते हैं। 10 मंडल हैं आपके। अगर हम 10 मंडल की बात करते हैं तो थर्ड मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मंडल में अगर पूछे किसके बारे में जिक्र है तो गायत्री मंत्र के बारे में आपका थर्ड मंडल में जिक्र है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है आपका सामवेद। सामवेद जैसे मैंने आपको बताया कैसा है, वेद ऑफ म्यूजिक है, वेद ऑफ म्यूजिक। यहीं से आपका मर्गी संगीत का भी ओरिजिन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो हाइम्स होते हैं वो मतलब पढ़े नहीं जाते, वो गाए जाते हैं, ठीक है। और एक तरह से आप ये मान सकते हो जो आपका सामवेद है ना, वो बेस है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, बेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यजुर्वेद की, यजुर्वेद की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये है वेद ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, वेद ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कैसे हवन वगैरह करना है, ये सारी चीज़ें किस में दे रखी हैं, आपके यजुर्वेद में दे रखी हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं यजुर्वेद, एक होता है शुक्ल यानी वाइट यजुर्वेद, एक होता है आपका कृष्ण यानी कि ब्लैक यजुर्वेद। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ है आपका अथर्व, एक सेकेंड, अथर्ववेद। अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें आपको स्पेल्स, जादू टोटका सब किस में मिलेगा, इसी में मिलेगा, चार्म्स, प्रेयर्स, और मतलब कैसे आप चीज़ों को, बीमारियों को अलग कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ठीक है। डेली लाइफ से रिलेटेड है एक तरह से अथर्ववेद। यहाँ पर हेल्थ, डिसीज, ये सबको कैसे आप ठीक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अथर्ववेद में दी हुई हैं। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि इंसान के डेली लाइफ से रिलेटेड सबसे जुड़ा हुआ, सबसे क्लोज वेद कौन सा है, तो वो आपका अथर्ववेद ही है, ठीक है। तो वेद के बारे में ये सारी चीज़ें हैं, बाद बाकी का डिटेल में मैं जब आपको वन शॉट और या लेक्चर आपने देखा हुआ है तो उसमें करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड एट पटियाला। जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है, पटियाला में। पटियाला पैक से आप सभी को याद रहेगा कहाँ का है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये है आपका पंजाब में। और ये कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये आपको बताना है। तो ये 1961 में हुआ था। लेकिन पता है अभी इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का नाम ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स नहीं है, इसका रीनेम कर दिया गया है। लेकिन कभी अगर आपसे ये पूछे कि जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है ये कहाँ पर, मतलब किसको बनाया गया था, तो देखो एक पैलेस था महाराजा ऑफ पटियाला को, उसको ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में कन्वर्ट किया था। तो पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स क्या होता था, या आप लिख लो, फॉर्मर पैलेस था,
पैलेस ऑफ महाराजा ऑफ पटियाला। महाराजा ऑफ पटियाला। पटियाला के जो महाराज थे उनका यहाँ पर क्या क्या था, ये पैलेस था, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट बनाया गया। इसको रीनेम किया गया, ध्यान रखना कब किया गया, 23 जनवरी को 1973 को इसको क्या करा गया, यहाँ पे रीनेम करा गया, और रीनेम करके यहाँ पर इसका नाम रखा गया नेताजी। अब देखो नेताजी लग गया, 23 जनवरी आ गया, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। सुभाष, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, बेसिकली नेताजी सुभाष इनके नाम के आगे लग गया। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और ये कब इसका नाम रखा गया, तो ये 23 जनवरी 1973 को इसका नाम बदला गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये 23 जनवरी को क्यों बदला गया, और मैं कैसे बता रहा हूँ कि आपको 23 जनवरी आते ही पता चल जाना चाहिए। तो मेरे भाई इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है, इस दिन जन्म हुआ था किसका, सुभाष चंद्र बोस जी का इस दिन जन्म हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी को 2021 से हम एक और चीज़ मनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इनके ही बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर, जिसको हम जानते हैं पराक्रम दिवस के नाम से। आप सभी को पता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पराक्रम दिवस यहाँ पे स्टार्ट किया है। बेसिकली जो आपकी 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो 23 जनवरी से ही फंक्शंस शुरू हो जाते हैं, पराक्रम दिवस से ही शुरू हो जाते हैं। और ये जो पराक्रम दिवस है 23 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी या किसको डेडिकेटेड है ये दिवस, तो सुभाष चंद्र बोस जी को डेडिकेटेड है। हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा अगर हम देखें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इंग्लैंड की 1920 में पता है वो होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज होते थे, जैसे कि अभी की आपकी सिविल सर्विसेज होती हैं। तो इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई की थी, कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि काफ़ी पढ़े हुए व्यक्ति थे। फिर इन्होंने रिजाइन भी कर दिया। ठीक है, बाद में ये रिजाइन कर देते हैं क्योंकि इन्हें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करना था। और अगर हम आईएनसी सेशन की बात करें तो मैं आपको आईएनसी सेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था 1 शॉट में भी और हिस्ट्री के लेक्चर वाइज में भी, तो मैं बता के आया हूँ कि ये हरिपुरा सेशन हुआ था। और हरिपुरा सेशन के अगर कोई प्रेसिडेंट रहे थे तो वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी से रहे थे। 1939 में क्या होता है कि इनका मतभेद हो जाते हैं गांधी जी के साथ, लेकिन कहा जाता है कि ठीक है भैया इलेक्शन कर लेते हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस जी को ज़्यादा वोट आएंगे तो हम इनको यहाँ पर प्रेसिडेंट बना देंगे। तो 1939 के सेशन को हम बोलते हैं ये एक त्रिपुरी सेशन था। और ये सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्शन में जीत जाते हैं एज ए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था उसमें, लेकिन बाद में रिजाइन कर देते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, वो मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा के आया हूँ। चलो मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने ये भी पढ़ाया था कि जब इन्होंने रिजाइन किया तो इनके रिजाइन करने के बाद कौन उस सेशन का प्रेसिडेंट बना था, आईएनसी सेशन का, जो 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था। इसमें 2 क्वेश्चन है कि जो चुने गए थे, कि एक तो वोटिंग हुई थी सुभाष चंद्र और दूसरे कौन थे जो प्रेसिडेंट, आईएनसी प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे। ठीक है, तो एक तो वो सवाल बता दो, वो भी मैंने आपको 1 शॉट में लेक्चर वाइज में दोनों पढ़ाया हुआ है। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं लेकिन ये रिजाइन कर देते हैं और फिर इनकी जगह दूसरे प्रेसिडेंट बनते हैं उस सेशन के, तो वो कौन बनते हैं। ये दोनों सवाल हैं जो आपको बताने हैं कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी ना, ये इस माइंडसेट से की गई थी इस कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, चाहे हमें कितने भी स्ट्रॉन्ग मेथड अपनाने पड़ें, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना कि 1943 आते आते देखो आज़ाद हिंद फौज की पहले ही स्थापना कर चुके थे, इंडियन नेशनल आर्मी की किसने करी थी, रास बिहारी ने की थी। लेकिन उसको रिवाइवल करने का काम 1943 में कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। तो कभी ये पूछा जाए कि जो आज़ाद हिंद फौज है उसका रिवाइवल किसने किया और कौन सी ईयर में किया, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज बोल लो या आप इंडियन नेशनल आर्मी बोल लो, ठीक है, तो वो करते हैं सुभाष चंद्र बोस 1943 में। तो रिवाइवल
ऑफ आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इन्होंने बहुत फेमस 2 डायलॉग भी दिए हैं, या स्लोगन बोल सकते हो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। और एक इन्होंने पॉपुलराइज किया था काफ़ी ज़्यादा, जय हिंद का जो नारा था इन्हीं के द्वारा पॉपुलराइज किया गया। तो कभी पेपर में पूछे तो बता देना, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। और अच्छे से डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो जहाँ से सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सवाल बनते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, बाद बाकी का लेक्चर में सारी चीज़ें कवर की हैं, या वन शॉट देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर बॉडीज इन द इंडियन डेजर्ट। जो आपकी वाटर बॉडीज होती हैं इंडियन डेजर्ट में, उसके रिगार्डिंग कुछ आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो आपको बताने हैं। तो आप बोलोगे भैया ये वाटर बॉडीज क्या होते हैं? तो वाटर बॉडीज का मतलब जैसे आपकी रिवर हो गई, लेक हो गए, ये सब आपकी वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपने किस डेजर्ट की बात करें, इंडियन डेजर्ट की, जो कि हमारा थार डेजर्ट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट। अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, थार डेजर्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं थार डेजर्ट की, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, अगर आपको वाटर बॉडीज़ देखेंगे तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। और आपसे कभी ये पूछे कि जो ये थार डेजर्ट है ये मेनली भारत के किस वाले पार्ट में है, तो ये सबसे ज़्यादा तो आपका जो लाई करता है वो राजस्थान में करता है। और राजस्थान का भी अगर पूछेंगे तो वेस्टर्न राजस्थान में, अगर आप मैप में देखोगे, यहाँ पे मुझे मैप लगाना चाहिए था बट भूल गया, ठीक है। तो अगर आप वेस्टर्न, आप अपने मोबाइल पर गूगल पे देख सकते हो थार डेजर्ट को, तो आप देखोगे जो वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है, वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको थार डेजर्ट का पार्ट है वो देखने को मिलेगा। एक्सटेंड ये गुजरात में होता है, गुजरात में भी आपको इसका पार्ट देखने को मिलेगा, हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, और बहुत स्मॉल पार्ट आपको इसका पंजाब में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गूगल पे एक बार मैप देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ वर्षा कम होती है तो वाटर बॉडीज़ कम, या रिवर वगैरह क्या ही यहाँ पे फ्लो करेंगी। और अगर रिवर फ्लो भी करती हैं तो या तो सीजनल होती हैं कि ठीक है वर्षा आ रही है तो तब हो गई, मतलब एफिमेरल बोल सकते हो कि बहुत कम समय के लिए आपको रिवर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो रिवर फ्लो करेगी कभी पूरी साल रिवर फ्लो नहीं करेगी। कभी अगर आपसे ये पूछे कि जो डेजर्ट हैं उसमें क्या पूरी साल कोई भी रिवर फ्लो करती है, तो कोई भी पूरी साल रिवर फ्लो नहीं करती है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे एक, अगर हम एक सिग्निफिकेंट, एक तो रिवर है नहीं अगर आप थार डेजर्ट की बात करते हो, और अगर हम रिवर की बात करें तो मैंने आपको ज्योग्राफी में लूनी रिवर पढ़ाया था, जब हम रिवर पढ़ रहे थे तो मैंने लूनी रिवर के बारे में पढ़ाया था। ये आपकी जो डेजर्ट है उसमें बहती है, ठीक है, लेकिन ये भी डिसअपेयर हो जाती है, और ये भी ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी तक पहुंच जाएगी और वहाँ पे जाके अपना पानी गिराती है। ये लूनी रिवर डेजर्ट में जारी होती है और खो जाती है, कहने का मतलब है ये सूख जाती है, तो हमें ऐसा डिसअपेयर होती हुई नज़र आती है कि ये समुद्र में जाने से पहले ही सूख जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो ये भी, कभी ये पूछे क्या लूनी रिवर डिसअपेयर हो जाती है थार डेजर्ट में ही, तो आपका आंसर होगा येस। कभी ये पूछे क्या लूनी रिवर अरेबियन सी तक पहुँचती है, तो इसका आंसर है नो, अरेबियन सी तक ये नहीं पहुंचती है। जो भी, और लूनी रिवर नहीं, अगर कोई भी छोटी मोटी नदी रिवर अगर आपका बह रही है वो कभी अरेबियन सी तक नहीं पहुंचती है, वो डिसअपेयर हो जाती है सैंड में ही, जो मिट्टी होती है उसी में वो सूख जाती है, वहीं पे वो डिसअपेयर हो जाती है, वो आगे कंटिन्यू नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं अरेबियन सी में जाके मिल रही है, ऐसा नहीं होता, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एक तो रिवर हो गई और लेक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, तो अगर लेक्स में सवाल बने तो देखो थार डेजर्ट में जितने भी लेक हैं ज़्यादातर सभी लेक कैसे हैं, सॉल्ट लेक हैं, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सांवर लेक, ठीक है। अगर हम सांवर लेक की बात करेंगे तो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है भारत का, ठीक है, सांवर लेक। कैसा है ये, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट से बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। द लूनी रिवर इज़ द ओनली मेजर रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। जो आपकी लूनी रिवर है ना, वो अकेली मेजर रिवर है जो कि आपकी इंडियन डेजर्ट में फ्लो होती है, एक सिग्निफिकेंट रिवर बोल सकते हो, ठीक है।
तो लेकिन ये भी आपकी जो लूनी रिवर है ये अरेबियन, क्योंकि देखो इधर अगर रिवर फ्लो हो रही हैं तो इधर अरेबियन सी में गिरनी चाहिए, लेकिन ये अरेबियन सी तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, ये थार डेजर्ट में ही, जो आपका इंडियन डेजर्ट है उसी में कहीं डिसअपियर होती हुई दिखेगी। मोस्ट लेक फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट आर फ्रेश वाटर लेक। भाई फ्रेश वाटर लेक नहीं होते, सॉल्ट वाटर लेक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही होगा। तो ओनली वन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, What was the primary technological achievement demonstrated by the ISRO during the RLV LEX-3 mission conducted in June 2024? इसरो द्वारा जनवरी 2024 में आयोजित RLV LEX-3 मिशन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रमुख तकनीकी उपलब्धि का प्रदर्शन किया गया? तो यही यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम। किसके बारे में? RLV LEX-3 जो आपका मिशन है ये क्या है आखिरकार? तो देखो, इसको सिंपल भाषा में आप इस तरह से समझो कि इसरो एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाना चाह रहा है जिससे कि, जैसे अभी क्या होता है, कोई हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, एक बार किसी व्हीकल ने सैटेलाइट लॉन्च करी, वो वापस तो नहीं आ पाता, वो अंतरिक्ष में ही, मतलब वो बेकार हो जाता है, और मतलब उसे आप रीयूज नहीं कर सकते हो लॉन्च व्हीकल को। तो इसरो एक ऐसी टेक्निक पे काम कर रहा है, एक ऐसे लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहा है जो यहाँ पर एक सैटेलाइट को लॉन्च करे और वापस से वो आ जाए और दूसरी सैटेलाइट लॉन्च कर पाए, मतलब एक लॉन्च व्हीकल को वो रीयूज कर पाएँ। उसलिए हम यहाँ पर इसरो किस लिए काम कर रहा है? लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहा है। कैसे? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो RLV का मतलब भी वही है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो इस व्हीकल पर, लॉन्च व्हीकल पर काम करने के लिए वो क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो ये इसके लिए तीसरा एक्सपेरिमेंट है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट करके देखे जा रहे हैं। 2 एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुके थे, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। अब अगर हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमें ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा ना। जो हम मिशंस लॉन्च करते हैं, जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, उसमें जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली बात है कि हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखो, जो सबसे पहला लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 1 किया था, उसमें एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनिशियल लैंडिंग टेस्ट की गई थी, कि एकदम अच्छे एटमॉस्फेयर में लैंडिंग को टेस्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 2, इसमें जो आपका नेविगेशन है उसको इम्प्रूव करके किया गया था, उसको देखने के लिए इम्प्रूव्ड नेविगेशन। और अभी ये जो तीसरा लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया है, अभी पूछे तो ये जून 2024 में किया है, मतलब हाल ही में किया है। ये आपका कैसा है? मोस्ट एडवांस एंड क्रिटिकल टेस्ट। अब ये मोस्ट एडवांस क्रिटिकल टेस्ट का मतलब क्या है? तो भैया इसमें देखा गया है आपका कि ऑटोनोमस हाई स्पीड लैंडिंग अंडर टफ क्रॉस रेंज एंड विंड कंडीशन। अभी इसका मतलब बताऊंगा कि क्या होता है विंड कंडीशन। देखो, ये जो मोस्ट एडवांस, यहाँ पे देखो सेफ लैंडिंग करी गई, सेफ एटमॉस्फेयर में की गई। यहाँ पर नेविगेशन को अच्छा किया गया, बेटर बनाया गया कि कैसे हम उसको अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो तीसरा किया गया, ये मोस्ट एडवांस एंड क्रिटिकल टेस्ट था। इसमें ये देखा गया कि जब हमारा जो लॉन्च व्हीकल है उसको हाई स्पीड से, ऑटोनोमस का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड बताता हूँ। ऑटोनोमस का मतलब क्या है? ऑटोनोमस का मतलब है ना तो कोई पायलट है, ना ही कोई रिमोट कंट्रोल है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, जो उसमें मशीन्स फिट की गई हैं, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा। तो ऑटोनोमस मतलब हाई स्पीड पे वो अपने आप से कैसे वो लैंडिंग करेगा अंडर टफ क्रॉस रेंज का मतलब होता है जैसे कि आपका लॉन्च व्हीकल है वो सीधा ना आके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, एक तरफ झुक रहा है या कैसे हो रहा है, तो उन क्रॉस रेंज में, टफ क्रॉस रेंज में, और विंड कंडीशन हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, विंड कंडीशन उसके जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उस कंडीशन में
कैसे हम जो लॉन्च व्हीकल है उसको लैंड करा सकते हैं, एक हाई स्पीड को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे मैनेज करेगा, अगर टफ क्रॉस रेंजर टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है तो वो कैसे सीधा लैंड करेगा, ठीक है, अब विंड कंडीशन उसके मुताबिक नहीं है तब कैसे लैंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा एक्सपेरिमेंट इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपका जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 3 है उसमें ये करके देखा गया है। और ये किसने किया है, आपके प्यारे इसरो ने किया है। किसने किया है, ये आपका इसरो ने किया है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसरो किसके अंदर आता है तो आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। कभी ये पूछे कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था तो 15 अगस्त 1969 के तहत किया गया था। मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि डीआरडीओ कब इस्टेब्लिश हुआ था। अगर इसके फाउंडर को पूछे कि फाउंडर इसके कौन है तो फाउंडर हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है इसके फाउंडर, डॉक्टर विक्रम साराभाई यहाँ पर इसके फाउंडर हैं, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। इन्होंने ही इसरो की शुरुआत की थी, फाउंडेशन रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अभी आंसर तो देखा ही नहीं हमने, ठीक है। हाइपरसोनिक फ्यूल ट्रांसफ़र ड्यूरिंग फ्लाइट, अच्छा ये लिखा था मैंने यहाँ पर, ये ठीक है कोई बात नहीं। तो ऑटोनोमस हाई स्पीड लैंडिंग अंडर क्रॉस रेंज एंड विंड कंडीशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीन। आपको जीन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट यहाँ पर कंसिडर करना है। अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शनल प्रोडक्ट। तो चलिए पहले हम जीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपकी जीन होती हैं वो क्या होता है। तो जीन की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से यूनिट होती है किसकी, हेरिडिटरी की। तो कभी आपसे हेरिडिटी की, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो कभी हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, कभी आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपकी जीन है किससे बनी होती हैं, तो ये डीएनए से बनी होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हो, जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। तो पेपर में इस तरह से भी स्टेटमेंट दे सकता है कि जो जीन होती हैं एक स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का। तो जैसे भी आपको स्टेटमेंट दे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ऐसे दे दे ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, आपका जीन होगा। और आपका जो डीएनए वो किस में प्रेजेंट होता है, कभी अगर आपसे पूछा जाए, देखो ऐसे होता है, आपका सेल होता है, सेल के में आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसमें आपकी जीन होती है, और जीन में आपका डीएनए होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है डीएनए से जीन बनती है, जीन से क्रोमोसोम्स बनता है, क्रोमोसोम्स आपका न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस आपका सेल में होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपका कंसेप्ट है जीन का, कभी आपसे पूछे कि ये किसने दिया था, तो ये ग्रेगर मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, ग्रेगर मेंडल ने दिया था। और इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है किस में किया था, इनको ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं हम, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं इनको, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये जो ग्रेगर मेंडल हैं, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था किस में किया था, तो पी प्लांट में किया था, जो मटर होती है उसके पेड़ में किया था। वो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और एक वर्ड होता है आपका जीन म्यूटेशन। कौन सा वर्ड होता है आपका, जीन म्यूटेशन एक वर्ड होता है। कभी आपसे पूछे कि ये जो जीन म्यूटेशन होता है ये क्या होता है, तो ये होता है आपका सडन चेंज इन जीन, सडन चेंज इन जीन, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दो टर्म होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। एक होता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड होता है आपका पीलियोट्रॉपी। ये पीलियोट्रॉपी का मतलब होता है कि जो एक जीन होती है वो अफेक्ट्स मल्टीपल ट्रेट, मतलब एक ही जीन कई लक्षणों को प्रभावित करती है, इसका मतलब ये होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल ट्रेट्स,
ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें ना, तो एग्जाम्पल आप मान सकते हो सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, अब एक जीन यहाँ पे प्रभावित होगी। अब एक जीन प्रभावित होने की वजह से क्या होगा, आपकी आरबीसी की जो शेप है वो अब नॉर्मल हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, आपको पेन हो सकता है, आपके ऑर्गेन डैमेज तक कर सकता है। तो एक जीन की वजह से जो आपकी, अगर एक जीन में कोई दिक्कत है तो वो बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लक्षण हैं जिनको प्रभावित करती है। ठीक है, इसका मतलब ये पेलियोट्रॉपी का मतलब होता है। ऐसे ही होता है एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कभी आपसे ये पूछा जाए पॉलीजेनिक, पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो जब हमारी मैनी जीन अफेक्ट होती हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादातर एक ट्रेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, मैनी जीन अफेक्ट्स वन ट्रेट, अफेक्ट्स वन ट्रेट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो जैसे आपकी हाइट, जब बहुत सारी जीन, ठीक है, आपकी हाइट हो गई, ठीक है, हाइट, आपका स्किन कलर हो गया, ठीक है, ये इसके आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पीलियोट्रॉपी का मतलब है एक जीन अफेक्ट करती है मल्टीपल ट्रेट्स को, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है बहुत सारी जीन अफेक्ट करते हैं एक ट्रेट को। ठीक है, जैसे बहुत सारी जीन किस, जैसे आपकी हाइट तो एक ही चीज़ हो गई ना, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सिकल सेल अनीमिया आपको दिक्कत होगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीसी की शेप अब नॉर्मल होगी, अनीमिया होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके जो स्टेटमेंट में दिया है वो यहाँ पे क्या दिया है। तो अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो आपका यहाँ पे, एक सेकेंड दूसरा पेन लेते हैं, आपका जो जीन होता है वो सेगमेंट होता है डीएनए का। तो मैंने बताया स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जीन आपकी कहाँ पर मिलेंगी, क्रोमोसोम्स में मिलेंगी, सही है। एंड आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, बच्चे माता पिता से बच्चों में आता है। तो ये ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको इसलिए बताई। अच्छा, मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक से जैसे पेरेंट्स से बच्चों में होती है, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। ईच जीन कंट्रोल बाई वन ट्रेट्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, कि हर एक जीन कंट्रोल करती है एक ट्रेट्स को। तो मैंने ऐसे नहीं बताया, एक जीन डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल ट्रेट, नॉट वन ट्रेट। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। म्यूटेशन इन अ जीन कैन अल्टर द फेनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो म्यूटेशन होती है वो अल्टर कर सकती है फेनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब देखो, फेनोटाइप का मतलब होता है कि जो आपका फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, जो आप किसी को इंसान को देख के महसूस कर पाओ कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको हम फेनोटाइप बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, म्यूटेशन होता है सडन चेंजेस इन जीन, तो सडन चेंजेस इन जीन आएंगे तो हो सकता है कि आपकी हाइट रुक जाए, हो सकता है आपकी आई कलर चेंज हो जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, आपकी स्किन कलर में डिफरेंस आ सकता है। तो वो फेनोटाइप का मतलब वो दिखेंगी हमें। ठीक है, सामने वाला इंसान उसे देख सकता है। ठीक है, फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन एज सीन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह का इसका डेफिनेशन होता है फेनोटाइप का। तो जब म्यूटेशन होगा, सडन चेंज होगा, तो वो हमें महसूस होंगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा किस में है, आपका ऑप्शन बी में हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मूविंग बस, अ मूविंग बस स्टॉप सडनली, एक बस मूव कर रही है और अचानक से रुक जाती है। एंड द पैसेंजर इनसाइड टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड, और पैसेंजर आगे की तरफ, जैसे आप बस में बैठे होते हो तो ऑब्वियसली बात है, जब बस वाला ब्रेक लगाता है तो आपका जो नीचे का हिस्सा होता है वो स्थिर रहता है, बट आगे का हिस्सा आगे की तरफ फॉल होता है। ठीक है, तो ये किसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये तो मैंने आपको वन शॉट कराया था, उसमें भी कराया हुआ है इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब मैंने समझाया हुआ है ऐसा क्यों होता है। तो ये गलती से आ गया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जिसको इनर्शिया, प्रॉप मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया बोलते हैं जड़त्व। प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया बोल लो, या आप यहाँ पर यही आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी होता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ।
अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया दे रखा है, जड़त्व का गुण दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दे रखा होता तो वो भी यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन में सही हो जाता। प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि भैया कोई भी बॉडी है जिस भी वो स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। जैसे कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई बॉडी चल रही है तो वो चलते हुए रहना चाहती है। और ये वो कब तक चाहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है, जैसे अगर कोई, जैसे आप बैठे हुए थे बस में, ठीक है, बस चल रही थी, अब आपकी बॉडी तो चल रही है ना उस बस के साथ, अचानक से आपने रोका तो वो बस तो वो आप सॉरी आपकी बॉडी तो चलती ही रहना चाहेगी आगे, तो इसलिए आप आगे की तरफ झुकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब कोई भी एग्जांपल बना के दे दे कि एक बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट कंडीशन में, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए, तो बताओ ये किसका एग्जांपल है। तो या तो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया सही हो जाएगा या न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सही हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेकंड लॉ, ये सारे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो सेकंड लॉ होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो इससे आप दो चीज़ निकाल सकते हो कि अगर आपकी यहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगी, अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है जो आपका एक्सीलरेशन है वो भी बढ़ेगा। अगर आपका फोर्स बढ़ेगा तो आपका एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा अगर आप मास को कांस्टेंट रखोगे। ठीक है, अगर आपका मास हैवी है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हो ना। अगर आपका मास ज़्यादा है और आपको एक्सीलरेशन उतना ही चाहिए तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वरना आपका एक्सीलरेशन डगमगा जाएगा। वहीं पर अगर हम थर्ड लॉ की बात करते हैं, थर्ड लॉ कहता है भैया फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन का बराबर और अपोजिट उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब मैं अच्छे से पढ़ा के आया हूँ आपको फिजिक्स के वन शॉट में, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से डेफिनेशन वगैरह नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इन फुटबॉल व्हाट डज अ येलो कार्ड इंडिकेट्स। तो ये भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा के आया हूँ, ये गलती से ऐड हो गए हैं। ठीक है, कि येलो कार्ड फुटबॉल में क्या इंडिकेट करता है। जब स्टैटिक जीके का स्पोर्ट्स वाले लेक्चर्स हम कर रहे थे तो उसमें आपको पढ़ाया है, और वन शॉट में भी मे भी कराया ही होगा। ठीक है, नहीं कराया होगा तो एक बार देख लो कि जो येलो कार्ड है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि येलो कार्ड किसी भी प्लेयर को वार्निंग देता है, ऑफिशियल वार्निंग देता है कि भैया ये तुम्हारी वार्निंग है, आगे से तुम कोई गलती करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। अब जैसे अगर फुटबॉल की टर्मिनोलॉजी देखा जाए, जैसे देखो गोल, आप सभी को पता है कि फुटबॉल से रिलेटेड होता है। गोल कीपर आप सभी को पता है कि फुटबॉल से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आप किसकी बात करोगे, एक होता है फॉरवर्ड या स्ट्राइकर, जो कि मेन गोल यही होता है उसका कि वो उसको क्या करना है, गोल करना है। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्राइकर, इसका मेन गोल होता है कि गोल करना। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक टर्मिनोलॉजी होती है ब्रास, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब एक प्लेयर एक ही मैच में दो गोल करता है तो उसको हम ब्रास बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ प्लेयर, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, व्हेन अ प्लेयर स्कोर्स टू गोल्स इन द सेम मैच, जब एक ही मैच में एक प्लेयर दो गोल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। येलो कार्ड मैंने आपको पढ़ा दिया, एक होता है रेड कार्ड। अगर हम रेड कार्ड का मतलब देखें तो रेड कार्ड का मतलब होता है जब आप प्लेयर को मैच से बाहर कर देते हो, मतलब रेड कार्ड दिखा दिए तो उस प्लेयर को अब मैच से बाहर जाना पड़ेगा। पहले वार्निंग दी जाती है येलो कार्ड से, अगर रेड कार्ड दिखाया तो उस प्लेयर को मैच से बाहर जाना पड़ेगा, ये रेड कार्ड का मतलब होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ई संजीवनी ABHWC। ठीक है, ई संजीवनी ABHWC का बेस्ट डिस्क्रिप्शन बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से बेस्ट डिस्क्रिप्शन देता है। तो पहले हम थोड़ा सा ई संजीवनी इनिशिएटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। ई संजीवनी इनिशिएटिव, कि जो आपका ई संजीवनी इनिशिएटिव है ये आपका क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है। लॉन्च्ड, अगर हम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
एंड फैमिली वेलफेयर। जो आपकी ई संजीवनी इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ई संजीवनी इनिशिएटिव में है क्या कि आपको फ्री ऑनलाइन डॉक्टर की कंसल्टेशन मिलेगी, खासकर उन नागरिकों के लिए जो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनके पास डॉक्टर्स का एक्सेस करना उतना आसान नहीं है। कहने का मतलब है आप घर बैठकर डॉक्टर से फ़ोन पर, लैपटॉप के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनसे दवा ले सकते हैं जिसको हम टेली मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह से ये लॉन्च किया गया है। एक तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जैसे यहाँ पर ये पूछा ई संजीवनी ABHWC क्या है। एक यहाँ पर है ई संजीवनी OPD। ई संजीवनी OPD अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी ई संजीवनी OPD है वो क्या है, तो ये है आपका डॉक्टर टू पेशेंट कंसल्टेशन। पेशेंट कंसल्टेशन, जैसे मैंने बताया कंसल्टेशन कि पेशेंट डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर सकता है, डेस्कटॉप पे बात कर सकता है और ये बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। और अगर हम दूसरा देखते हैं तो दूसरा है आपका ई संजीवनी ABHWC। अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो ये डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन है। डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन। देखो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, अगर आपसे ये पूछे जाए कि ABHWC का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, क्योंकि ये जो स्कीम लॉन्च की गई है ये अंडर द आयुष्मान भारत लॉन्च की गई है। आयुष्मान भारत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टैटिक जीके का बंस आउट किया है जिसमें स्कीम वाला सेक्शन है वो मैं आपको करा के आया हूँ। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हमने यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है, इसमें क्या है, सपोज कोई आदमी जाता है, ठीक है, वहाँ पर सपोज डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर हैं, उस चीज़ का जो उनको प्रॉब्लम है उसका स्पेशलिस्ट नहीं है, तो यहाँ पर या तो डॉक्टर उस पेशेंट को ही कनेक्ट कराएगा एक किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ, किसी बड़े डॉक्टर के साथ, या वो डॉक्टर उन डॉक्टर से खुद कंसल्ट करके जो पेशेंट आए होंगे उनको यहाँ पर मतलब एक तरह से ट्रीट करेगा, ट्रीटमेंट देगा, या उनको जो भी सजेशन देना होगा, जो भी प्रिस्क्रिप्शन देना होगा वो चीज़ यहाँ पे दी जाएगी। या सपोज यहाँ पे कोई भी इंसान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गया, डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो डॉक्टर से उसको कनेक्ट कराएंगे। तो ये है आपकी ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में, और ये OPD कि आप घर से ही कॉल पे बात कर सकते हो। समझ गए? इतना चीज़ आपको समझ में आ गई, इससे ज़्यादा आपको समझना नहीं है इसके बारे में। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। इट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस, भैया हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं करता है। इट कनेक्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विद स्पेशलिस्ट डॉक्टर थ्रू टेलीमेडिसिन, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। टेलीमेडिसिन के थ्रू यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। इट सप्लाइज फ्री मेडिसिन टू हॉस्पिटल, ये नहीं है। इट कंडक्ट्स वैक्सीनेशन ड्राइव अक्रॉस इंडिया, तो ये भी नहीं है। तो C and D and A हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। B फॉर बॉयज़ यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हमारी जो हिंदी किस में होगी आपको ये पता होना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। और अगर हमारी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में है तो उसे ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा हमारे यूनियन का, हमारे संघ का। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आप बोलोगे भैया ये आर्टिकल 343 कहता है, ठीक है। कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, सॉरी पार्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो वो है हमारा पार्ट 17। इसमें आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे रखी हैं। अगर शेड्यूल की बात की जाए कि कौन से शेड्यूल में दे रखी हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि भैया कौन से शेड्यूल में दे रखा है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करी जाए तो ये डील करती हैं आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। तो 343 आर्टिकल यही कहता है कि जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है कि हमारे संघ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में बात करता है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात करता है और ये बताता है कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, हिंदी होगी।
किस स्क्रिप्ट में होगी, तो इन देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जैसे 345। ये 345 बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो अगर हम इसमें देखी जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी किसी भी राज्य की, तो इसमें दे रखा है कि भैया स्टेट लेजिस्लेचर चाहेगा तो वो कोई भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है अपनी स्टेट के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन अडॉप्ट करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर अडॉप्ट कर सकता है यहाँ पर लैंग्वेज अपने स्टेट के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि भैया हिंदी ही रहेगी या इंग्लिश ही रहेगी। और अगर हम बात करें, एक आर्टिकल है 346। 346 का मतलब है यहाँ पर वो लैंग्वेज दे रखी है जिसमें दो स्टेट आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो किस किस लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। सपोज एक की तमिल है और एक कोई नॉर्थ की स्टेट है, तो वो किस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, उस लैंग्वेज के बारे में दे रखा है। लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। एक और लास्ट आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 351। कि आर्टिकल 351 क्या कहता है? यहाँ पर कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ हिंदी के बारे में बात की गई है। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी का मतलब है कि जो आपका यूनियन है वो स्प्रेड करेगा हिंदी का डेवलपमेंट। अभी जैसे कल को आप ऑफिस में लगोगे ना, जैसे आप इनकम टैक्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में जब जाओगे, तो आप देखोगे कि साल 6 महीने में कुछ ना कुछ आता रहता है हिंदी के प्रमोशन को लेके, कि हिंदी को प्रमोट लेके बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, ऐसे राइटिंग वगैरह होती है हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में दे रखी हैं कि प्रमोट करेगा, डेवलपमेंट होगा हिंदी में देश में, आर्टिकल 351 में। उसके बाद मैंने आपसे एक सवाल पूछा था शुरुआत में कि हमारा ये पार्ट 17 है। अगर शेड्यूल कभी पूछे कि किस शेड्यूल में दे रखा है, तो ये शेड्यूल 8 में दे रखा है। ठीक है, मैंने शेड्यूल आपको सारे याद कराए हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके। ठीक है, जो हमने पॉलिटी का वन शॉट कराया है उसमें ये सब कराए हैं। जैसे T4 यूनियन एंड टेरिटरी, E4 इसमें आपका अम्यूलमेंट एंड सैलरी आता है, A4 अफर्मेशन एंड ऑथ आता है, R4 राज्यसभा, मतलब चौथे शेड्यूल में ये आएगा। 5वें में बताइए क्या आएगा? तो देखो जो 5वां होगा ना, यहाँ पे इसका जो पूरा ट्रिक है वो टीयर्स है। ठीक है, तो एस से आपका शेड्यूल एरियाज, ए से आपका अदर शेड्यूल एरियाज या अदर स्टेट्स आता है, जिसमें आपका असम वगैरह, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एफ से हमारा फेडरलिज्म, मतलब ये 7th शेड्यूल में जो डिवीजन ऑफ पावर है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं आपके नए बेंडर के अकॉर्डिंग, ओ से आपके मतलब ये 8वां शेड्यूल है, तो मतलब आपका क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गए। एल से लैंड फॉर्म्स के बारे में है, डी से एंटी डिफेक्शन लॉ है यहाँ पे 10 में, 11 में पंचायत है और 12 में म्यूनिसिपैलिटी है। तो ये सब मैं आपको करा के आया हूँ जब हम पॉलिटी का वन शॉट देख रहे थे उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे शेड्यूल हो गए। और अगर हमारे देखी जाए कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भारत में वो कितनी हैं, तो जब हमारा संविधान बना था जब 14 थी, उसके बाद 8 डिफरेंट अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई हैं, वो अमेंडमेंट भी आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। तो ये टोटल कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं अभी हमारे भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डुअल कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाई पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस लिए आया था? तो ये कंट्रोल करने के लिए आया था और एक तरह से रेगुलेट करने के लिए आया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको। क्योंकि देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपको पढ़ाया, वो भी कंट्रोल और करप्शन करने के लिए आया था, जो आपका करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, लेकिन वो एक तरह से फेल हो गया था उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। तो टू कंट्रोल and regulate the administration of the East India Company in India। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर
ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन बढ़ चुका था, मिसमैनेज बढ़ चुका था, तो इसलिए ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। क्योंकि इससे पहले इस करप्शन को रोकने के लिए मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा के आया हूँ इसी गेम चेंजर सीरीज में, कौन सा एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अगर इसके मेन प्रोविजन के बारे में बात किया जाए, मेन प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के अंदर, तो सबसे पहले तो डुअल कंट्रोल ऑफ सिस्टम बनाया गया, या जैसे डुअल कंट्रोल यहाँ भी दिया हुआ है, डुअल गवर्नमेंट या डुअल कंट्रोल ऑफ सिस्टम बनाया गया, डुअल कंट्रोल ऑफ सिस्टम बनाया गया। अब ये डुअल कंट्रोल में कौन कौन थे, एक सेकंड देख लेते हैं। एक था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कौन सा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये किस चीज़ को, इसमें टोटल 6 मेंबर थे, अगर कभी पूछा जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे। ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, तो ये कंट्रोल करेगा सिविल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। एक जो बनाया गया यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जो आपके ट्रेड अफेयर्स होंगे वो ये कंट्रोल करेगा, कंट्रोल ट्रेड अफेयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ किया गया था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसे सब ऑर्डिनेट बना दिया था, सब ऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऐसा नहीं है कि जो उनके मन में आएगी, जैसे मन में आएगी वैसे करेगी। अब वो सब ऑर्डिनेट है, किसके अंडर आएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, ऐसे जैसे कि हमारे भारत की कंपनी सपोज टाटा है, किसी दूसरे देश में राज कर रही है या वहाँ पे बिजनेस कर रही है, तो वो कैसे बिजनेस करेगी, सारी चीज़ें वो इंडियन गवर्नमेंट को उसे बताना होगा, उस पर कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का होगा। तो वैसे ही उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करना स्टार्ट कर दिया था, अब वो सब ऑर्डिनेट बन जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, कहने का मतलब है जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसे लॉस्ट कर देती है, लॉस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, एक सेकंड, ये लास्ट वाले क्वेश्चन पे मैं आपको पढ़ा रहा था, वो मैंने इधर फोकस नहीं किया। ठीक है, लास्ट, हाँ, लेकिन वो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई वो। अब हम इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट आपका क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डुअल कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल्ड ओनली ट्रेड वाइल द क्राउन कंट्रोल द रेवेन्यू। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप बोलोगे भैया ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, डुअल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं था, वहाँ पे दो बनाए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज सिविल मिलिट्री अफेयर्स वाइल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल्ड कमर्शियल ट्रेड, कमर्शियल मतलब ट्रेड अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये मैं आपको बता के भी आया हूँ। ठीक है, गवर्नर जनरल एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पावर विदाउट एनी काउंसिल्स, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल्ड इंडिया विदाउट कंपनी इन्वॉल्वमेंट, तो ये भी गलत है कि डायरेक्टली रूल नहीं करेगी, करेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अब सबऑर्डिनेट बन गई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्शन देंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल करेगी। कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी, वो डायरेक्शन कौन देगा, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट देगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रूल करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, इनडायरेक्टली कंपनी के थ्रू रूल करेगा। अंडर एज किस में दिया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। देखो एक हाईवे बनाया जा रहा है इंडिया से म्यांमार, म्यांमार से आपका थाईलैंड। प्रोजेक्ट इज प्राइमरीली एम्ड एट, इसका मेन एम क्या है ये आपको बताना है। तो एक बार हम पहले पढ़ लेते हैं इस ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में। तो इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है, आपका क्या है, ट्राइलेटरल हाईवे। ट्राइलेटरल इसीलिए कि 3 कंट्री से होके गुजरेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है, अब ये जो एक तरह से कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है कि रोड नेटवर्क बन सके इन तीनों देश के बीच में, और ये जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट पता होना चाहिए, इंडिया में ये होगा मणिपुर से, और मणिपुर में भी एक जगह है मोरहे करके, वहाँ से, और ये जाएगा फिर उसके बाद म्यांमार,
और म्यांमार से बाद में ये कहाँ पे एंड होगा, मैसॉट करके एक जगह है मैसॉट, और ये कहाँ पर है, थाईलैंड में। ठीक है, तो ये जगह पता होना चाहिए आपको। टोटल लेंथ अप्रॉक्स 1360 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या है। इन्हांसिंग मैरीटाइम ट्रेड इन इंडियन ओशन, नहीं। इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो ये जो अब कंट्रीज हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में हैं, तो बिल्कुल ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सी देखते हैं, डेवलपिंग इनलैंड वाटरवेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये तो वर्ल्ड की बात हो रही है तो इंडिया तो नहीं आएगा। कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो भैया सेंट्रल एशियन कंट्रीज से नहीं, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एक इससे मिलता जुलता काफ़ी पुराना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है। तो अगर मैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो ये कनेक्ट करता है दिल्ली, ऐसे मानो कि सपोज ये दिल्ली है, दिल्ली को कनेक्ट करता है मुंबई से, ठीक है, मुंबई को कनेक्ट करता है चेन्नई से, और चेन्नई को कनेक्ट करता है कोलकाता से, कोलकाता से, और कोलकाता को दिल्ली से। तो इस तरह ये आगे क्यों बढ़ जाता है, हर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना समझ लो आप। और इसकी लेंथ अभी है आपका 5846 किलोमीटर। ठीक है, मैं रफ करता हूँ, पीछे वापस उसी क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये तो हमारा, अच्छा ये मैंने समझा ही दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरल रीफ्स आर मेनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ वाटर कंडीशंस। जो आपकी कोरल रीफ्स होती हैं वो किस वाटर कंडीशन में पाई जाती हैं, वो आपसे पूछा है। तो किस वाटर कंडीशन में पाई जाती हैं उसे पढ़ें पहले। थोड़ा सा कोरल रीफ के बारे में समझ लेते हैं कि जो आपकी कोरल रीफ होती हैं वो आखिरकार होती क्या है। कोरल रीफ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि कोरल रीफ क्या होती है। तो कोरल रीफ के बारे में बात करें तो एक तरह से ये अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है। क्या होता है आपका, अंडर वाटर इकोसिस्टम आपका होता है। या आप इसको बहुत आसान भाषा में ऐसे मान सकते हो कि आपकी अंडर वाटर सिटी होती है। अब जैसे इसमें क्या होता है, जो आपके बहुत छोटे छोटे टीनी मरीन एनिमल्स होते हैं ना, जिनको हम कोरल पॉलिप्स बोलते हैं, ये कभी पेपर में पूछे, या कभी टीनी मरीन एनिमल्स ना देके आपको क्या दे सकता है, वो कोरल पॉलिप्स नाम दे सकता है। कोरल पॉलिप्स, तो कंफ्यूज मत होना, इन्हीं को कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। तो ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये सीक्रेट करते हैं, सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट हजारों सालों बाद एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है और एक तरह का शेप होता है। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये आपको, ये कोरल रीफ्स हैं, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है, तो ये हजारों सालों में बनता है इकोसिस्टम, ऐसा नहीं है कि एक दो साल में। जो वो सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका एक तरह से हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वो ये धीरे धीरे फॉर्म होते जाते हैं, फॉर्म होते जाते हैं, इस तरह की कुछ शेप लेते जाते हैं। और अगर कभी आप अंदर मतलब घूमने जाओ, अंदर ओशन में जाओगे तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए। और कभी ये पूछा जाए कि ये कोरल रीफ ज़्यादातर कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, तो भाई ये होते हैं वार्म, सैलो एंड क्लीन सी वाटर में। ठीक है, वाटर आपका साफ़ होना चाहिए, पानी आपको साफ़ होना चाहिए, थोड़ी उठी हुई जगह होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ये उठी हुई है, ये इधर नीचा है, तो ये थोड़ा सा उठी हुई होनी चाहिए। और वाटर थोड़ा सा कैसा होना चाहिए आपका, वार्म होना चाहिए, वार्म कंडीशंस होनी चाहिए। कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो मेजर कोरल रीफ्स हैं भारत के अंदर, जो रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, पेपर में एक बार पूछा गया था तो इसलिए मैं आपको करा भी रहा हूँ। 4 मेजर कोरल रीफ्स हैं भारत के अंदर, 4 मेजर कोरल रीफ्स इन इंडिया। तो एक तो है आपका गुजरात में, जिसको हम गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, आप बोलोगे भैया गुजरात में है। एक आपका गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर है, आप बोलोगे भैया तमिलनाडु में है। एक आपका है लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, तो ये कहाँ पर है। अब लक्षद्वीप आइलैंड आप सभी को पता है अरेबियन सी में है। एक है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
और ये सभी को पता ही है अरेबियन सी में नहीं, ये कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है। तो ये 4 मेजर रीजन्स हैं भारत के अंदर जहाँ पर आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगी, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेस्टिवल ऑफ कनुमा, जो आपका कनुमा फेस्टिवल है कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखना आपका कनुमा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, आंध्र प्रदेश में एंड तेलंगाना में। तेलंगाना वाज पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, तो दोनों में होता है, ठीक है। इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किस चीज़ पर वो मेनली एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। तो हेडिंग डाल लो, कनुमा फेस्टिवल। अगर हम कनुमा फेस्टिवल की बात करें तो ये तो पता चलेगा आपको कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये आपका फेस्टिवल है। और ये जो फेस्टिवल है ना, जो संक्रांति होती है, ये जो संक्रांति मेजरली 4 दिन का होता है। अभी मैं आपको चलो मैं बता देता हूँ, 4 दिन का फेस्टिवल होता है। तो जो पहला डे होता है, फर्स्ट डे होता है, इसमें सेलिब्रेट होता है भोगी। भोगी इस दिन क्या करते हैं लोग कि जो ओल्ड थिंग्स होती हैं, जो यूजलेस आइटम्स होते हैं, उनको घर से बाहर निकालते हैं, नई चीज़ें लोग घर में लेके आते हैं। एक तरह से बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ को ये दिखाता है। अगर डे 2 की अगर हम बात करें तो इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो जो मकर संक्रांति मनाई जाती है क्योंकि जो सन है वो एंटर करता है मकर राशि, मतलब कैप्रिकॉर्न में सन एंटर करता है। ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। अगर हम बात करें डे 3, तो डे 3 पे फेस्टिवल एक मनाया जाता है, वो है आपका कनुमा, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। और डे 4 पे जो होता है वो होता है आपका मुक्का नुमा। जो ये जो मुक्का नुमा है, जो डे 4 पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो सेलिब्रेशन डे मतलब एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा कनुमा फेस्टिवल के बारे में। तो कनुमा फेस्टिवल कभी आपसे पूछा जाए कि किससे एसोसिएटेड है, इसमें क्या पूछा, एसोसिएटेड विद, ओके। तो जो ये एसोसिएटेड है ना, ये वर्शिप ऑफ रिवर ये नहीं है, ये भी नहीं है। बर्निंग ऑफ ओल्ड आइटम्स इन बॉन फायर, तो ये है आपका भोगी से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। हॉनरिंग कैटल यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जो कनुमा फेस्टिवल पे जो कैटल्स एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो एक तरह से फार्मर्स और कैटल से रिलेटेड है, ठीक है। कि ऐसा माना जाता है, तो उनको थैंक मतलब उनको धन्यवाद दिया जाता है कि आपकी वजह से हम एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैटल्स हैं, और विच इज़ वेरी गुड कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जिनकी वजह से हम अपना सर्वाइव कर रहे हैं इस दुनिया में, हमें उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उनको कभी उनका जो हक होता है वो उनसे नहीं छीनना चाहिए। तो बहुत अच्छा फेस्टिवल है, और बहुत अच्छी फेस्टिवल के पीछे मेंटलिटी क्या है वो देखनी चाहिए लोगों की, ठीक है। तो बहुत अच्छी मेंटलिटी के साथ ये फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑनरिंग कैटल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कनुमा फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए। अगर हम आंध्र प्रदेश के अदर फेस्टिवल्स की बात कर लें यहाँ पर, तो जैसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट उगाड़ी फेस्टिवल, जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है तमिल्स का, ठीक है, सॉरी तेलुगु का, तेलुगु बोली जाती है ना, तेलुगु न्यू ईयर फेस्टिवल है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। तेलुगु नहीं, सॉरी उगाड़ी, बोलना कुछ और चाहता हूँ, निकल कुछ और जाता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, AAFI, विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1946। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये कब बनी थी, 1946 में बनी थी। प्रेजेंटली नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी ये किस नाम से जानी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो अभी ये AFI के नाम से जानी जाती है। AFI का मतलब क्या है आप पूछोगे भैया, तो AFI का मतलब होता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और एक तरह से ये नेशनल गवर्निंग बॉडी है, नेशनल गवर्निंग बॉडी है। किसकी नेशनल गवर्निंग बॉडी है, फॉर एथलेटिक्स इन इंडिया, नाम से ही पता चल रहा है, फॉर एथलेटिक्स इन इंडिया। तो एथलेटिक्स के लिए अगर कोई नेशनल गवर्निंग बॉडी है तो वो कौन सी है, आपकी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इससे पहले वो अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी।
ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर इसके करंट प्रेसिडेंट की बात करें कि इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके करंट प्रेसिडेंट है यहाँ पर मिस्टर बहादुर सिंह, मिस्टर बहादुर सिंह सागो। ठीक है, कुछ इस तरह से इनका नाम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आज के हमारे 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ यार फीडबैक ज़रूर देना कि जो हम ये न्यू पैटर्न पर बेस्ड ये गेम चेंजर सीरीज़ कर रहे हैं ये आपको कैसी लग रही है। इस गेम चेंजर सीरीज़ के आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो हिंदी में और इंग्लिश में डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कर सकते हो, हिंदी में अलग मिलेंगे, इंग्लिश में अलग ही मिलेंगे। उसका पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, उसको आप और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ठीक है, तो ये डिजिटल सीरीज़ के नोट्स मिलेंगे किसमें, एक हमारा पीडीएफ ग्रुप है MTS 2025 के लिए अर्जुन बैच का, उसके अंदर ही आपको मिलेंगे। उसके अंदर ये जितने भी लिखे हुए हैं ये एडिशनल जितना भी अभी तक मैंने आपको अर्जुन बैच में कराया है, चाहे वो कंप्लीट जीके मैंने लेक्चर वाइज कराई हो, चाहे कंप्लीट लेक्चर जीके के 1 शॉट कराए हो, चाहे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कराई हो, कंप्लीट वोकेबलरी कराई हो, कंप्लीट जो मैथ का 1 शॉट हो, चाहे कंप्लीट रीजनिंग का 1 शॉट हो, अभी तक अर्जुन बैच के अंदर यूट्यूब पर आपको जितना भी कराया है सभी की पीडीएफ आपको डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। अगर आपको इस ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे इस ग्रुप में ऐड होना है। हमारी टीम से आपको एक QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आप 299 पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, विद इन 24 आवर्स आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।